तो चलिए समझते हैं स्पीकर के रोल, पावर्स और फंक्शंस के बारे में। समझते हैं कि इनके पास कौन कौन से पावर होता है, स्पीकर साहब के पास में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो ये काम करते हैं जब भी ये स्पीकर के रूम में इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके पास कौन कौन से पावर्स वगैरह ये सब होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कि ये तो हेड ऑफ लोकसभा होते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा को। ठीक है, एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स के हेड होता है, मतलब लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका हेड होते हैं। ठीक है, और क्योंकि रिप्रेजेंट्स कौन करता है लोकसभा को, इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स का हेड होता है। लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं ना उनका रिप्रेजेंटेटिव्स के हेड होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में बस इतना ही है। दूसरा, गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ, एम के मतलब मेंबर, एच के मतलब हाउस। ठीक है, एंड इट्स कमिटीज, मतलब गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस एंड इट्स कमिटी। ठीक है, कि कौन सी कमेटी के पास कितना पावर्स है, कौन से मेंबर्स के पास कितना पावर्स है, कितना प्रिविलेज है, कौन कौन से पावर एंजॉय कर पाएगा, क्या क्या अधिकार है, इन सभी के बारे में हमारे अल्टीमेट स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं हाउस के अंदर। ठीक है, कि हाउस के अंदर किस मेंबर को कितना प्रिविलेज मिलेगा, कितना उसको अधिकार है बोलने का या अपने बातें कहने का, किस तरीके से कहेगा, या कोई भी चीज़ ऑफेंसेस में कितना उसके पास अधिकार है ना, ये सारी चीज़ को डिसाइड हमारे स्पीकर साहब करते हैं। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि गार्डियन ऑफ पावर्स। ठीक है, पावर्स को गार्ड करते हैं। दूसरा, प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस एंड इट्स कमिटी, और जितने भी कमिटी होते हैं लोकसभा के उन सभी के पास कितना पावर्स होगा, कौन से काम होगा, क्या करना है, इन सभी चीज़ों को हमारे स्पीकर साहब ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे एक खुद स्पीकर साहब खुद होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का, और एक और होता है, क्या होता है, जनरल पर्पस कमेटी का खुद एक चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो जितने भी कमेटी हमारे लोकसभा में, कमेटी क्यों बनता है, ताकि काम को अच्छे से किया जाए। जैसे एक रूल्स कमेटी बोले तो कोई रूल्स फॉर्मुलेट करना है, किसी भी कानून के लिए रूल्स बनाना है तो उसमें कमेटी बनते हैं। ठीक है, ये इतने मेंबर्स, 10 मेंबर, 15 मेंबर, 20 मेंबर्स, वो क्या क्या कमेटी है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि कमेटी क्या होता है, कुछ नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो काम करता है, उसी को कमेटी, समिति बोला जाता है। ठीक है, तो उन सभी को हेड करते हैं। ठीक है, उन सभी के पास कितना पावर्स है, प्रिविलेज है, ये सब डिसाइड हमारे स्पीकर साहब ही करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब यही हुआ। ठीक, दूसरा, प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस, इट्स मतलब हाउस। ठीक है, कि हाउस का प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बोलने का अधिकार इन्हीं के पास मतलब ये बोलेंगे, जो बोले सो निहाल, तो जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। हाउस में जो भी बोलेंगे वो जितने भी मेंबर्स होंगे हाउस में बैठे हुए उन सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्पोक्समैन, कोई भी बात करना है तो पहले स्पीकर साहब ही बात करेंगे। ठीक है, एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज फाइनल। ठीक है, पार्लियामेंट्री मैटर्स में क्या है, इनका डिसीजन फाइनल है, जो बोलेंगे बोले ना वो सब क्लियर कट है, जो स्पीकर साहब बोल दिए वो ब्रह्मा का लकीर है, हाउस के अंदर जो बोल दिए वो ब्रह्मा के लकीर है। ठीक है, इनके पास बहुत पावर, देखिए आगे क्या है, क्या पावर्स। दूसरा कि ये समझे ना कि प्रिंसिपल स्पोक्समैन्स, यानी बातचीत करेंगे, अगर हाउस के तरफ से बात करेंगे तो कौन करेंगे, हमारे स्पीकर साहब ही करेंगे। ठीक है, दूसरा कि डिसीजन क्या होगा पार्लियामेंट्री कमेटी के मैटर्स में, ये सब हमारे स्पीकर साहब ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा कि ड्राइव्स हिज पावर्स एंड ड्यूटीज़ फ्रॉम द, क्या, फ्रॉम 3 सोर्सेस। ठीक है, कि पावर्स और ड्यूटीज़ 3 सोर्सेस से लेते हैं, मतलब इनको पावर कहाँ कहाँ से मिलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, दूसरा रूल्स एंड प्रोसीजर एंड
कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा को चलाने के लिए, लोकसभा के बिजनेस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, काम धंधा को अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, रूल्स बनाया गया है, कुछ प्रोसीजर बनाया गया है। उससे कुछ पावर्स इनको मिलता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है और कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से, जो कि लिखा नहीं गया है, जो इतने दिनों से चलता आ रहा है, चीज़ें होते आ रहा है, जो कन्वेंशंस बन गया है ना, जो ट्रेडिशंस बन गया है बोल सकते हैं। तो चीज़ें जो चलता आ रहा है, हर साल होता आ रहा है, तो एक कन्वेंशन बन गया है, तो हर साल वैसा काम होता रहता है, ठीक है, बिना लिखा हुआ पावर से। तो इन सभी तरीक़ों से इनको पावर मिलता है। देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ठीक है, कि लोकसभा को चलाने वाला जो रूल्स है, प्रोसीजर्स है उससे, और दूसरा पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस कि इतने दिन से जो भी मान्यताएं चलते आ रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर कौन बनेगा, जो पार्टी के पास मेजॉरिटी होगा लोकसभा में वही बनता आएगा। ये लिखा हुआ थोड़ी ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि जो डिप्टी स्पीकर बनेगा वो ओपोजिशन पार्टी से आएगा, ठीक है, तो वो भी नहीं होता है। वो तो 10th लोकसभा से पहले क्या होता था कि स्पीकर भी मेजॉरिटी पार्टी से ही और डिप्टी स्पीकर भी मेजॉरिटी पार्टी से ही, यानी जिसका सरकार है उसी का स्पीकर भी बनेगा और उसी पार्टी से, जिस पार्टी का सरकार है, और डिप्टी स्पीकर भी उसी पार्टी से बनेगा, ठीक है। लेकिन 11th लोकसभा से एक कंसेंसस बना, यानी आपसी सहमति बना कि लोकसभा क्या होगा, जो मेजॉरिटी पार्टी होगा, मतलब जो पार्टी सरकार बनाएगा उससे, उस पार्टी से स्पीकर आएगा, मतलब स्पीकर चुना जाएगा, और जो मेन अपोजिशन पार्टी होगा लोकसभा में उस पार्टी से डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा, ठीक है। तो अभी उसी चक्कर में अभी भी डिप्टी स्पीकर का हाउस खाली है लोकसभा में, है ना, थोड़ा मोड़ा जानते हैं आप लोग पॉलिटिक्स। मतलब लोकसभा में अब कांग्रेस पार्टी है मेन अपोजिशन में, अब अभी राहुल गांधी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं हुआ है, डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा में है ही नहीं, डिप्टी स्पीकर का क्या है, ऑफिस खाली ही है। अभी सरकार के ऊपर है, नहीं चुनता है तो क्या प्रॉब्लम है वही जाने, लेकिन चुनना तो चाहिए, है ना, ये तो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पावर्स कहाँ से लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो बिजनेस रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से, और एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस जो इतने दिन से आज चलते आ रहे हैं वो सारे चीज़ से, ठीक है। दूसरा कि फाइनल इंटरप्रेटर विद इन द हाउस, मतलब क्या हुआ कि लोकसभा के अंदर, लोकसभा के हाउस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के बारे में, और जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस है इसके बारे में जो हमारे स्पीकर साहब इंटरप्रेट करेंगे, जो कहेंगे वही सत्य है, जो बोल दिए वही लकीर है, वही सत्य है। यानी जो इंटरप्रेट करेंगे, यानी जो जिस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, जिस तरीके से उसको मानेंगे, उस रूल्स को, उस प्रोसीजर को, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला हो या रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा वाला हो या पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का हो, ठीक है, जो हमारे स्पीकर साहब उस रूल को जिस तरीके से अपने हिसाब से उसको समझेंगे वही फाइनल इंटरप्रेटर होंगे हाउस के अंदर, ठीक है, देश के अंदर नहीं। हाउस के बाहर अगर गलत बोलेंगे तो जुडिशरी है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना खड़ा, और इधर हाई कोर्ट है ना, तो हाउस के अंदर, ठीक है, तो हाउस के अंदर जो बोलेंगे इन तीनों के बारे में, इन तीनों के रूल्स और कन्वेंशंस के बारे में जो भी हमारे स्पीकर साहब बोलेंगे वो फाइनल इंटरप्रेटर है, जो बोल दिए वही सत्य है, ठीक है। मतलब ऐसा व्यवहार नहीं कि उसमें लिखा है आम बोल दिया इमली, ऐसा इतना भी तो बेवकूफ़ आदमी थोड़ी ना बैठा रहता है बेवकूफ़ आदमी तो नहीं बैठा रहता है ना स्पीकर, मतलब थोड़ा मोड़ा तो वो भी भाई पढ़ा लिखा सेंसिटिव आदमी होता है,
है ना, कुछ तो सेंस बन ही गया रहता है, कॉमन सेंस तो होता ही सबके पास, तो अपना सेंस के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अब कुत्ता लिखा है तो उसको बिल्ली पढ़ देगा, है ना, समझ रहे हैं ना, भावना को समझिए मेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको समझाएं आपको। उसके बाद क्या है कि हाउस को एडजॉर्न कर सकते हैं, बताते हैं कि एडजॉर्नमेंट क्या होता है, एडजॉर्नमेंट सैनिटाई क्या होता है, ठीक है। और सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। अगर कोरम नहीं होगा तो हाउस को सस्पेंड कर देंगे या एडजॉर्न कर देंगे। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता के लिए हाउस के काम को रोक दिए। जो हाउस काम कर रही थी, लोकसभा जो काम कर रही थी, उसको 2 दिन 4 दिन के लिए रोक दिए, ठीक है। इसका एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है, ठीक है। एडजॉर्न्स का मतलब एडजॉर्नमेंट, MENT लगा दिए तो एडजॉर्नमेंट, ठीक है। दूसरा होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई, SINDIE, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि बिना टाइम पीरियड बताए हाउस के काम को रोक दिया गया, हाउस के सेशन को रोक दिया गया, ठीक है। एडजॉर्नमेंट में क्या होता है कि समय बताकर कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता बताए ना, कितना बताकर लोकसभा के स्पीकर बोलेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि भैया 4 दिन के लिए हाउस के काम को रोका जा रहा है, ठीक है। 4 दिन काम नहीं, 4 दिन हाउस का सेशन नहीं चलेगा। और एडजॉर्नमेंट साइन डाई अगर बोल दिया हमारे साइन डाई अगर हमारे स्पीकर साहब बोल दिए तो उसमें इनडेफिनिट टाइम है, अब 2 दिन चलेगा या 4 दिन चलेगा या 5 दिन चलेगा या तो कम कितना दिन चलेगा, ये स्पीकर साहब के ऊपर होता है, ठीक है। या अगर कोरम नहीं है, कोरम मतलब कि 1/10 मेंबर, मतलब 55 को 1/10 मतलब 545 मेंबर है हमारे लोकसभा में, तो कम से कम 55 को लोग चाहिए ताकि लोकसभा का सेशन चल सके, काम हो सके, ठीक है। कम से कम 55 को मेंबर होना चाहिए प्रेजेंट। मतलब स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ तो स्टूडेंट चाहिए ना भाई, 2-4 तो चाहिए कम से कम। अब बच्चे ही नहीं हैं तो किसको पढ़ाओगे, किसको, खिड़की को, दरवाजे को या वाल को पढ़ाओगे, हैं, या कैमरा, अगर कैमरा हो सामने तो कैमरा को पढ़ाओ। जैसे मैं कैमरा को पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपकी कैमरे के पीछे आप लोग हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तो अगर कैमरा भी नहीं हो तो किसको पढ़ाएगा। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि कम से कम 55 मेंबर होना चाहिए हाउस में, लोकसभा में, तब जाकर लोकसभा के काम को शुरू किया जाएगा, लोकसभा का सेशन स्टार्ट होगा, काम करना स्टार्ट करेगा लोकसभा अपना, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोरम का मतलब क्या होता है कि कम से कम इतना मेंबर होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कम से कम कितना, 1/10 माने 100 में से 10 को, ठीक है। परसेंटेज तो आता है ना आपको, आता ही होगा यार। कास्टिंग वोट मतलब लोकसभा के स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है। पहले इंस्टेंस में वोट नहीं डालते हैं। मतलब देखिए, जब भी कोई भी बिल पास करना पड़ता है या कोई भी चीज़, कोई भी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, कोई भी एक्ट बनाना पड़ता है, बिल पास करने के लिए क्या होता है कि वोट करता है मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होता है वो वोटिंग से डिसीजन लेते हैं कि इस सब्जेक्ट पे बिल बनेगा या नहीं बनेगा, या इस तरीके का बिल बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो मेंबर फेवर में होता है वो अपना हाथ खड़ा करता है, या कोई और तरीका से डिवाइस से, है ना, गिन लेकर काउंट की कौन कौन सपोर्ट में है, कौन कौन बिल के अगेंस्ट में है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति बिल के अगेंस्ट में रहता है वो अपना क्या, वो बाद में हाथ उठाया, वो स्पीकर साहब अपने तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे बिल को पास करना होता है तो स्पीकर साहब उसमें पहले इंस्टेंस में वोट नहीं डालते हैं कि पहले तो सारा मेंबर से वोट करवा लिए, ठीक है। अगर बिल मेजॉरिटी मेंबर्स बिल को सपोर्ट कर दिया तो बिल तो पास हो गया, ठीक है। अगर सिंपल बिल है तो, है ना, ऑर्डिनरी बिल है तो। और अगर मान लीजिए कि अगर मेजॉरिटी मेंबर्स उस बिल को सपोर्ट नहीं किया तो बिल नहीं पास हुआ, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जितना मेंबर सपोर्ट कर रहा है और जितना मेंबर क्या कर रहा है, उस बिल के अगेंस्ट में है,
जितना मेंबर फेवर में है और जितना मेंबर फेवर नहीं कर रहा है, मान लीजिए दोनों 50-50 है, ठीक है। 50 मेंबर फेवर कर रहा है बिल का, 50 मेंबर फेवर नहीं दे रहा है बिल को। 50 मेंबर बोला है कि बिल को बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, ऐसे बिल को पास करना चाहिए। 50 मेंबर बोला है कि ऐसे बिल को नहीं बनाना चाहिए। अब तो टाई हो गया, 50 लोग यहाँ भी है, 50 लोग इधर भी है। अब क्या किया जाए? तो उस सिचुएशन में जब डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर साहब के पास कास्टिंग वोट होता है, मतलब इनके पास एक वोट होता है कि वो इस फेवर में या इस फेवर में डालकर, या तो बिल इस फेवर में डाले तो पास हो जाएंगे, बिल पास हो जाएगा, या इस फेवर में डाल दिए तो बिल ख़त्म हो जाएगा, पास नहीं होगा, है ना। तो स्पीकर साहब के पास लास्ट में वोट डालने का एक अधिकार होता है जब भी टाई हो जाए, ठीक है, इक्वल्स हो जाए, बराबरी हो जाए दोनों ग्रुप के बीच में, तो ठीक है। तो इसी को होता है कास्टिंग वोट। दूसरा, जैसे इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर साहब करते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी बिल को पास करने के लिए जब भी दोनों हाउस के बीच, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है कि राज्यसभा कह रहा है कि भाई इसको अमेंड थोड़ा और इसको चेंज करके पास करो और इसको चेंज करो ताकि और अच्छे तरीके से और अच्छे कानून बन पाए, और लोकसभा बोल रहा है कि नहीं हम तो ऐसा ही पास करवाएंगे। अब तो राज्यसभा बोल रहा है कि भाई हम नहीं पास करेंगे, है ना। जब भी ऑर्डिनरी बिल होता है तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा अगर सहमति नहीं दे रहा है, या राज्यसभा चाह रहा है पास करवाना, लोकसभा नहीं सहमति दे रहा है, या लोकसभा चाह रहा है पास करवाओ, राज्यसभा सहमति नहीं दे रहा है, तो उस समय क्या होता है? डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, ना तो लोग बिल पास ही हो रहा है और नहीं फेल ही हो रहा है। तो उस समय प्रेसिडेंट साहब के पास एक ऑप्शन होता है कि क्यों ना ज्वाइंट सीटिंग करवा दिया जाए। और जब ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं तो उस ज्वाइंट सीटिंग में प्रिसाइड कौन करते हैं? हमारे स्पीकर साहब करते हैं, ठीक है। अगर स्पीकर ना होगा तो कौन करेगा बताइए? बताए थे आपको पिछले सेशन में। अब अगर स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा तो कौन? चेयरमैन नहीं, चेयरमैन नहीं, ठीक है, चेयरमैन नहीं करेगा, कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन करेगा, ठीक है, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा। और एक मनी बिल कि इनके पास फाइनल अथॉरिटी होता है, फाइनल पावर होता है मनी बिल के बारे में। अगर डिसाइड कर दिए कि भैया ये मनी बिल है तो मनी बिल है, कोई चारा नहीं चलेगा, न राज्यसभा बोल सकता है, न प्रेसिडेंट बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता। अगर मनी बिल है तो मनी बिल है। और जब भी ये राज्यसभा के पास भेजते हैं तो एक अपना उसमें पीछे से एक मनी बिल का उसमें सर्टिफिकेट भी भेज देते हैं, है ना, मनी बिल को प्रूव करने वाला चीज़ कि भैया ये मनी बिल है, जल्दी से पास करो राज्यसभा और भेजो। जब प्रेसिडेंट साहब के पास भी भेजते हैं तो एक सर्टिफिकेट लगा कर भेजते हैं कि भैया ये मनी बिल है, जितना जल्दी हो सके असेंट दीजिए ताकि काम आगे स्टार्ट किया जाए सरकार के द्वारा, ठीक है। तो मनी बिल डिसाइड करने का फाइनल अथॉरिटी, फाइनल पावर हमारे स्पीकर साहब के पास होते हैं। ये दोनों इनके पास ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा पावर है जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनसे, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट में है कास्टिंग वोट बता दिए आपको, जॉइंट सीटिंग बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं सीक्रेट सीटिंग पे, ठीक है, कि जब भी अगर LOF का मतलब लीडर ऑफ हाउस, ठीक है, लीडर ऑफ हाउस, कि जब भी लीडर ऑफ हाउस रिक्वेस्ट करता है स्पीकर साहब को कि एक सीक्रेट सीटिंग करवाया जाए मेंबर्स के बीच में ताकि कुछ डिस्कस किया जा सके पार्लियामेंट के बारे में, कुछ और तरीके से कोई भी काम है ना होता है, कुछ तो सीक्रेट बचा ही रहना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। तो कोई भी काम अगर सीक्रेटरी करना, सीक्रेट तरीके से करने को मन किया हमारे लीडर ऑफ हाउस के, लीडर ऑफ हाउस कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री होता है वही लीडर ऑफ हाउस होता है, ठीक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं हमारे लीडर ऑफ हाउस, और श्री राहुल गांधी जी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो लीडर ऑफ हाउस के रिक्वेस्ट पे सीक्रेट सीटिंग भी हमारे स्पीकर साहब अलाउ कर सकते हैं कि चलिए सीक्रेट सीटिंग में क्या होता है कि कोई मीडिया को प्रेजेंस नहीं मिलता है, और जब तक स्पीकर साहब अलाउ नहीं करेंगे किसी को तब तक उस हाउस के अंदर कोई भी नहीं आ सकता, कोई कैमरा, कोई मीडिया कुछ नहीं, ठीक है।
उसमें उसी को जो उसमें वही पार्टिसिपेट करेगा जिसको स्पीकर साहब अलाउ करेंगे। ठीक है, चलिए अब डिस्क्वालिफिकेशन, एक ये भी पावर है इनके पास, स्पीकर साहब के पास, कि जब भी कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कौन पे, जो 10th शेड्यूल में दिया गया है ना एंटी डिफेक्शन लॉ, किसी भी मेंबर पे डिफेक्शन लग जाता है। डिफेक्शन मतलब कि पार्टी जिस पार्टी से वोट लेकर लड़े से इलेक्शन लड़ के जीत के हाउस में आए थे, अब उस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो उस समय उसके ऊपर डिफेक्शन लग जाता है। ऐसा कानून बनाया गया है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है तो फाइनल पावर हमारे स्पीकर साहब के पास होता है डिसाइड करने के कि ये पर्सन डिस्क्वालीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और कोई पॉइंट नहीं है, सब आपको समझा दिए। यहाँ भी ये भी समझाएं, ये भी आपको गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस, ये भी समझा दिए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि एक तो सुप्रीम ऑथोरिटी है पूरा इनको डिसाइड करने का। ठीक है, कि डिसीजन क्या होगा पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, किसी भी मैटर में इनका फाइनल ऑथोरिटी होता है, जो बोलेंगे वही होगा। ठीक है, तो एक तरह से सुप्रीम ऑथोरिटी होता है हाउस के अंदर, है ना। दिखा भी दिए कि जो भी बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में वही फाइनल है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस जिस तरीके से अभी तक चला है, जो बोलेंगे वही फाइनल है। ठीक है, दूसरा इधर कास्टिंग वोट, जॉइंट सीटिंग, मनी बिल, फिर सेक्रेट सीटिंग, रिक्वेस्ट ऑफ, है ना, सेक्रेट सीटिंग जब लीडर ऑफ हाउस रिक्वेस्ट करते हैं तो अलाउ करते हैं। कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन का केस उस मेंबर पर लगेगा कि नहीं, ये हमारे स्पीकर साहब ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट और हैं, जगह नहीं था इसलिए लिख नहीं पाए। एक पॉइंट है कि जब भी किसी भी दूसरे कंट्री के, किसी भी दूसरे देश के पार्लियामेंट से कोई भी डिस्कशन होता है तो स्पीकर साहब हमारे एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का चेयरमैन होता है। क्या बोले, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। ठीक है, मतलब एक्स ऑफिशियो मतलब क्या, स्पीकर के नाते वो चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। जब भी माने किसी दूसरे पार्लियामेंट के, जैसे यूएस के पार्लियामेंट्स या यूके के पार्लियामेंट्स या देश के दुनिया के किसी भी और देश के पार्लियामेंट से कोई भी काम, कोई भी बात, किसी भी मुद्दे पे डिस्कस करना हो तो इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्पीकर साहब भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या इंडिया के अंदर मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स के जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उसमें कोई बातचीत हो रहा है तो वहाँ भी हमारे लीडिंग रोल कौन प्ले करते हैं, स्पीकर साहब ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारे 10 से 11 पॉइंट्स आपको बताएं। ये सब चीज़ इनके पास पावर्स है, रोल्स हैं, कुछ रोल्स बताएं, कुछ पावर्स बताएं, कुछ फंक्शंस बताएं। ठीक है, ठीक इसी तरीके का रोल्स, पावर, फंक्शंस हमारे डिप्टी स्पीकर और क्या बोलते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पास भी होता है। डिप्टी स्पीकर क्या होता है, जब भी स्पीकर नहीं होता है तो डिप्टी स्पीकर वही काम करता है जो स्पीकर साहब करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कि डिप्टी स्पीकर दूसरा ऑफिस है, नहीं, डिप्टी स्पीकर वही काम करता है जो स्पीकर साहब करते हैं जब स्पीकर साहब ऑफिस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितना भी पावर्स स्पीकर वाला होता है वो सब डिप्टी स्पीकर के पास आ जाता है। ठीक है, ये सब पावर्स डिप्टी स्पीकर के पास भी होता है जब भी वो स्पीकर के तौर पे काम करता है तो। ठीक है, उसी तरीके से राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास भी ये सारे पावर्स होते हैं। बस एक तो यहाँ इसको छोड़ दीजिए, एक जॉइंट सीटिंग को छोड़ दीजिए और एक मनी बिल को छोड़ दीजिए, कास्टिंग वोट उनके पास भी होता है। ठीक है, बाकी एक डिस्क्वालिफिकेशन वाला छोड़ दीजिए। बाकी और क्या क्या है इसको हम लोग आने वाले सेशंस में ब्रॉड मैनर में फिर डिस्कस कर देते हैं, आपको चेयरमैन के बारे में और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। ठीक है, और थोड़ा सा और भी बता देंगे आपको डिप्टी स्पीकर के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको हम कुछ काम की बातें, कुछ चीज़ें
कुछ पढ़ने लिखने की बातें हम आपको समझा पाए हैं। मेरा शुभकामना है कि आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त पढ़ाई कीजिए, है ना। और इन सभी पॉइंट को अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए प्लीज़। मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड कीजिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय। ओके।